हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग को आज इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हमें आज जो चैप्टर शुरू करना है या जिस टॉपिक के बारे में अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ला नीना, ला नीना और अल नीनो। अल नीनो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? तो टॉपिक ये है और इसका हेडिंग हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। तो ला नीना और अल नीनो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक फिनोमिना है, ठीक है। एक घटना है जो कि पृथ्वी पर होने वाली एक घटना है, बस घटित होती है। और कौन से स्थल पे घटित होती है? ये पैसिफिक ओशियन की एक घटना है, ठीक है, जिसको आज हमें समझना है। दरअसल हम लोग न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि भाई इस साल ला नीना के चलते, है ना, भारत में अत्यधिक मानसून आने की संभावना है, अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। ला नीना का इम्पैक्ट इस मानसून में देखा जाएगा, ऐसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं। तो यही चीज़ को हम लोग को समझना कि ये ला नीना और अल नीनो है क्या, ठीक है। देखिए ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसको हमें करने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हो सकता है ये लेक्चर हम लोग दो पार्टों में करें, इससे कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। यदि हम देखें तो ला नीना और अल नीनो ये एक ऐसा फिनोमिना है, जोग्राफिकल फिनोमिना है, और इसको समझने के लिए पहले हमें कई इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझने होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो आई होप सब ने ला नीना और अल नीनो, आप सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आप देखोगे हमें ये पता होना चाहिए, गर्म हवा जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? वार्म एयर हल्की होती है और हल्की होने के साथ साथ वो ऊपर उठती है। और जब वार्म एयर ऊपर उठती है उसका अपलिफ्टमेंट होता है, तो जो नीचे नीचे हमारा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखो लो प्रेशर ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हल्का हो गया ना, किसी जगह से कोई चीज़ उठ गई, ऊपर उठ गई, तो वो चीज़ हल्की हो गई, उस जगह पर हल्की हो गई, यानी कि वो लो प्रेशर डेवलप हो गया। और जब लो प्रेशर, अब ये गर्म हवा जो ऊपर उठ के जाती है, ठीक है, और ऊपर होने के साथ साथ ऊपर होते हुए जाती है, तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, ठंडी हो जाती है। जहाँ ठंडी हवा है मतलब वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। बट आप देखो जब ये हवा ऊपर उठती है तो जहाँ जिस स्थान पे वो वापस आके गिरती है ना, है ना, वहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ हमारा हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। हवा जब सिंक होती है, हवा जब ठंडी होती है, ठंडी हवा का स्वभाव होता है सिंक होना, नीचे बैठना। तो जब ठंडी हवा नीचे बैठती है किसी सरफेस पर तो वहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा, लो प्रेशर बना है जहाँ पे, वहाँ पे जो एयर है वो वार्म एयर है, और वार्म एयर एक ही दिशा में नहीं गिरती, वो दूसरी दिशा में भी हम लोग की गिरेगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे, बस हमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि हवा सिंक कर रही है, नीचे बैठ रही है, यानी कि वो हाई सरफेस पर हाई प्रेशर डेवलप करेगी। और यदि हवा गर्म है और गर्म होकर जब वो ऊपर उठ रही है ना, तो समझ लेना वहाँ पे उस सरफेस पर लो प्रेशर डेवलप होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये है, ये हमें समझना ज़रूरी है। और हमें ये पता होना चाहिए जो एयर होती है ना, एयर का मूवमेंट ही विंड कहलाता है। क्या कहलाता है? द मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, डेट इज़ कॉल्ड विंड, यानी कि। और जो एयर का मूवमेंट जो होता है, हमेशा याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट इसका चलता है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। यदि हम यहाँ पे ये कह दें, जो भी मैं ये लिखवा रहा हूँ, जो भी मैं बना रहा हूँ, ये सब आपको रनिंग नोट्स में बनाते चलना है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे देख लूँ कि इस स्थान पे बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक है, और इस स्थान पर बिल्कुल भी एयर नहीं है है ना, तो अब आप मान के चलोगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी एयर नहीं है, इसका मतलब एयर हट चुकी है वहाँ से, यानी कि यहाँ लो प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ हवा सिंक हुई है, बहुत सारी हवा है, ठीक है, बहुत सारी हवा है, यानी कि हाई प्रेशर है, समझ में आ रहा है। और हाई प्रेशर से ये हवा इस तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो हाई टू लो जो है एयर चलेगी, एयर का मूवमेंट हाई टू लो होगा, है ना, ठीक है। यानी कि हाई प्रेशर से हवा
खाली स्थान पे भरने का प्रयास करती है। यानी कि ये प्लेस जो है हमारा खाली हो चुका है क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है और चारों तरफ से ये, लेकिन यहाँ तो दो ही जगह हैं, दोनों जगह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ हवा भरने का प्रयास करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो सरफेस के आप देखोगे, जो सरफेस के जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है इसको हम लोग विंड कह रहे हैं, ये मैं समझना होगा, इसको हम लोग विंड कह रहे हैं। और जो वर्टिकल जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस हमारा ये पहला एक प्रकार से पहला कॉन्सेप्ट था, हाई प्रेशर या लो प्रेशर हमें करना आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए यदि हमें ला नीनो और अल नीनो जैसे टॉपिक पर चर्चा समझनी है या इसको समझना है, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमें ये सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। यदि हम मान के चले ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, स्फेरिकल होती है लेकिन यहाँ सर्कुलर बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, और 30 डिग्री नॉर्थ पर यदि हम देखते हैं तो भैया ये हमारी आ गई कर्क रेखा। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ। और वैसे ही अगर हम यहाँ देखें 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। ठीक है, ओके। पृथ्वी का, अच्छा आपको अगर पृथ्वी समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो है भारत बना देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा भारत अर्थ पे इस मौजूद हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें इस पृथ्वी के यानी कि इस अर्थ के इस वाले जोन की, यदि मैं बात करता हूँ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, तो ये वाला एरिया जो हम लोग, ये ट्रॉपिक कहलाता है, ट्रॉपिक जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पूरा लिख लेंगे। उष्ण का मतलब क्या है, ऊष्मा यानी गर्मी, यानी कि जैसे कि हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये ट्रॉपिक का मतलब क्या है, टेम्परेचर से संबंधित है ये, यानी कि पृथ्वी के इस क्षेत्र में हाईली टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना, जो सूर्य ताप होता है 0 डिग्री, पृथ्वी के 0 डिग्री इक्वेटर पर यानी कि इस भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट पड़ने के कारण होता ये है कि यहाँ की जो सतह है, यानी कि पूरा सनलाइट सीधे 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ता है, तो जिसके कारण ये स्थान बड़ा गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है तो यहाँ की एयर जो होती है ना, जो हवाएं होती है वो भी गर्म होती है, और गर्म हवा को स्वभाव हम लोग ने देखा हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो ऊपर उठता है। ठीक है, अब देखो जैसे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँगा ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। हम जानते हैं इस वाले एरिया पे गर्म हवाएं सारी हमारी ऊपर उठेंगी, है ना, ऊपर उठेंगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए ऊपर जब उठेंगी, यहाँ से देख लेते हैं, जब ये ऊपर उठेंगी तो मतलब आप देखोगे यहाँ क्या है, ऊपर उठी सारी हवा, तो यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो गया, यानी कि पृथ्वी के इस हिस्से पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर डेवलप होता है। उसके बाद आप देखोगे जब ये विंड, जब ये उठेगी जब गिरेगी, ये 30 डिग्री नॉर्थ पे गिरी, है ना, और अगर हम देखें 30 डिग्री साउथ की ओर गिरेगी, यहाँ पे जिस लैटिट्यूड पर, है ना, जिस लैटिट्यूड, दरअसल इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, ये हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। तो जिस लैटिट्यूड पर ये हवाएं बैठ रही हैं वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए ये हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। ओके, समझ में आ गया, हाई प्रेशर। वैसे ही यहाँ पे जो है गर्म हवाएं का अपलिफ्टमेंट होगा, और जहाँ गिरेंगी 30 डिग्री साउथ में वहाँ पे भी हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ओके, समझ में आएगा। ठीक है, एक बात और समझना है यहाँ पे, कोरियोलिस हम जानते हैं क्योंकि हमारी अर्थ का स्वभाव होता है, हमारी अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, और उसके घूमने से पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एक प्रकार का फोर्स काम करता है, बल काम करता है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, है ना, कोरियोलिस फोर्स। और इस कोरियोलिस फोर्स का काम ये है कि वो हवाओं को मोड़ देता है। ठीक है, हवाओं को मोड़ देता है। अब आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है,
हम डाल देंगे कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। और ये ध्यान रखना है, यदि हमें पता होना चाहिए नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, है ना, 0 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र जो भी होगा, है ना, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ का क्षेत्र होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में यदि हवाएं चलती हैं तो वो जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी कोरियोलिस फोर्स के कारण। कहाँ मुड़ेंगी? तो हमें पता होना चाहिए ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। कौन सी? राइट साइड डिफ्लेक्ट, यानी कि जिस प्रकार से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हवाएं घूम जाती हैं, ठीक है। यदि हम देखें 0 डिग्री के साउथ हेमिस्फीयर में, है ना, नीचे, यानी कि साउथ, अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हवाएं होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण वो एंटी साइक्लोन घूम जाती है, ठीक है, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। हालांकि यहाँ अब दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ मेरा पिक आ रहा होगा, वीडियो चल रही होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोरियोलिस फोर्स के कारण, CF, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण साउथ हेमिस्फीयर में, है ना, साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है उनका ड्रिफ्ट हो जाती है हवाएं, ठीक है, यानी कि मुड़ जाती है, उनका मुड़ाव हो जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड। हमें यहाँ देखना है नीचे लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ अगर 0 डिग्री के नॉर्थ में है तो वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो अगर हम इसमें ग्लोबल विंड पैटर्न अपना यहाँ ट्रॉपिकल जोन में देखने की कोशिश करें, यानी कि पृथ्वी के इस हिस्से पे अगर हम ग्लोबली विंड देखें तो किस प्रकार से हवाएं चलती हैं, तो आप देखो ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में हमें पता है हाई टू लो विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है, हाई टू लो एयर का मूवमेंट होता है। तो हाई प्रेशर आप देखो 30 डिग्री नॉर्थ पे है, तो हाई टू लो हमारा इस प्रकार से एयर चलेगी, ठीक है, किस प्रकार से हाई टू लो प्रेशर की तरफ हमारी हवाएं चलेंगी। बट आप ये भी देखो इन हवाओं पे कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा, है ना, तो हवा सीधी ना मुड़ के, हम जानते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण वो ऊपर है ना, 0 डिग्री के ऊपर है, नॉर्थ में है, तो घड़ी के दिशा में जो है मुड़ जाएंगी, यानी कि राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब देखो घड़ी, अगर हम इस नॉर्थ साइड में घड़ी चलाएं तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो एयर भी हमारी कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यदि इसको तो सीधे आना था, बस सीधे ना जाके हल्की सी हवा इस प्रकार से मुड़ती हुई नजर आएगी, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि थोड़ा सा वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होती हुई चली जाएगी। आप देखोगे राइट साइड, आप यहाँ को आपको लेफ्ट लग रहा होगा, तो इसमें आप देखो क्लॉक वाइज आपको याद रखना है, वो ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से घड़ी चलती है बस आपको घड़ी की दिशा में एयर को घुमा देना है, इस प्रकार से। यदि हम नीचे देखें हाई टू लो, है ना, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में यदि देखें तो हवा को तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना था, बट साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चला जाइए, जिस प्रकार से उल्टी घड़ी चलती है ना, वैसे ही इस प्रकार से हमारी हवा चल जाएगी, ठीक है। अब देखोगे तो इस प्रकार से हम थोड़ी सी ड्रिफ्ट होके जो आएगी। तो इस प्रकार से हम अगर ओवरऑल कंडीशन को देखें, मतलब ओवरऑल विंड सिस्टम को यहाँ पे देखें, तो हमें किस प्रकार का विंड सिस्टम यहाँ नज़र आ रहा है। तो यदि हम यहाँ देखें ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है अर्थ की, और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो एयर जहाँ से हवा चलती है वहाँ से हवा का नाम रख दिया गया है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम पूरा अगर विंड सिस्टम को देखें, कंप्लीट विंड सिस्टम को देखें, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को यदि देखें तो हवाएं हमारी कैसे चल रही हैं, ईस्टर्ली विंड चल रही है पूरी इस वाले, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में, है ना, जो एयर चलती है, जो विंड चलती है, एयर नहीं, विंड सिस्टम जो रहता है वो हमारा ईस्टर्ली विंड सिस्टम रहता है। पूर्वा पवने, ठीक है, पूर्वा पवने रहती है, इनको हम लोग व्यापारिक पवने भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये हमें पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम देखो अपने टॉपिक को हम लोग को नहीं भूलना, हमारा टॉपिक चल रहा है ला नीना और अल नीनो, हमें इसको समझना है, ये क्या फिनोमेना है, पृथ्वी पर कहाँ घटित होती है ये घटनाएं, है ना,
और इसका भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बट अभी हम लोग को इसको समझने से पहले हमें कई कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, है ना, कई चीज़ों को इससे पहले समझना होगा, तो वो हम लोग समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट, अब हम हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट नंबर 3, हमें ये पता होना चाहिए, हमें अल्टरनेट वे में कहाँ हाई प्रेशर होता है, कब हाई प्रेशर होता है, कब लो प्रेशर होता है, ये समझना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देंगे, आपको भी ये बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बनाया, ये है गर्म, ठीक है, ये वार्म एरिया है, ये वार्म एरिया है, ठीक है, यानी कि ये अपना वार्म एरिया है, ठीक है। और एक मैं ये चित्र बनाता हूँ, यहाँ पे भी दूसरा चित्र बनाऊंगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वार्म एरिया है, ओके। ये हमारा कोल्ड एरिया है, कोल्ड, ये भी हमारा कोल्ड जोन है, ये हमारा कोल्ड है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, और ये कोल्ड है, ये आपको वार्म दिख रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं ध्यान से देखना, वार्म एरिया मतलब यहाँ की जो एयर है वो ऊपर उठेगी और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो, यदि यहाँ लो प्रेशर डेवलप हुआ तो उसके अल्टरनेटिव अगली जगह पे आप देखो एक जैसा प्रेशर कभी भी नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस हमेशा होता है ना। तो यदि यहाँ लो प्रेशर है तो अगली बार आप देखोगे तो हाई प्रेशर ही डेवलप होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो इस साइड यानी कि इस साइड यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अल्टरनेटिव वे में हमें लो प्रेशर हाई प्रेशर को समझना है। तो यदि यहाँ हाई प्रेशर है तो अगली बार में लो प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर है तो अगली बार में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। यदि ये कोल्ड है, यहाँ पे हवा क्या सिंक होगी यानी कि हाई प्रेशर, यदि यहाँ हाई प्रेशर तो अगली बार में क्या होगा, अगली बार में आप देखोगे तो लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे एयर उठेगी, ठीक है, यहाँ क्या लो प्रेशर, यहाँ से हवा उठेगी और यहाँ पे आके सिंक होगी, जहाँ सिंक होगी वहाँ हाई प्रेशर, यहाँ से भी एयर का अपलिफ्टमेंट होगा, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ बैठेगी, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर। तो अल्टरनेटिव वे में हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चित्र हमें बहुत, ये दोनों चित्र हम लोग को आगे जाके याद रखनी, क्योंकि इन दोनों डायग्राम को हमें अभी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको अभी सब समझा दूंगा, पहले आपने ये समझ लिया अल्टरनेटिव वे में लो प्रेशर हाई प्रेशर करना सीख लिया, लो प्रेशर है तो अगली तरफ हाई प्रेशर होगा, ठीक है, इसके उधर हाई प्रेशर होगा, ऐसा अल्टरनेटिव वे में हमें समझना। ये चित्र भी आप लोग ने बना लिया होगा, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी पढ़ लिए, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ला नीना और अल नीनो के बारे में, ठीक है। अभी इतना कॉन्सेप्ट बाकी है, अभी आपको अब लिखना नहीं, ठीक है। एक मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, हम लोग ला नीना और अल नीनो, ठीक है, इसके बारे में अगर 2 लाइनें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये एक घटना है ना, जो हर 4 से 5 सालों में 5 सालों में घटित होती है, 5 सालों में घटित होती है, ठीक है। और आप देखोगे तो ये पैसिफिक ओशियन की घटना है, पैसिफिक ओशियन की घटना है, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए ले चलते हैं आपको पैसिफिक ओशियन की तरफ। पैसिफिक ओशियन किधर है, यदि यदि हम वर्ल्ड मैप में ध्यान दें, ठीक है, वर्ल्ड मैप जैसे आपको दिख रहा होगा, तो हम जानते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, क्या है ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, है ना। इसके ऊपर हम जानते हैं भाई ये हमारा क्या है,
इसके ऊपर हम जानते हैं ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है, जो हम लोग अभी देखा था। और यदि हम यहाँ से देखें तो हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री है ना, इधर बना देता हूँ मैं, 30 डिग्री साउथ है, ठीक है। और हम जानते हैं ये वाला जो हमारा जोन है वो क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये हमें पता होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय, इसके ऊपर हम लोग टेम्परेट जोन पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें उसका काम है नहीं, है ना। शीतोष्ण जोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो टेम्परेट जोन है, ये ठंडा क्षेत्र है उसके ऊपर। बट हमें अभी इसमें जाना नहीं है, हमें इस पे ध्यान रखना है। हम जानते हैं पृथ्वी के इस हिस्से पर हम जानते हैं ईस्टर्ली विंड चलती है ना, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। हमें अभी हम लोग ने देखा था, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन को देखा, ठीक है, ओके, समझ में आया। इंडिया के नीचे हम जानते हैं ये हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन। और ऑस्ट्रेलिया के दाईं तरफ, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में यदि हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के, अब आप ध्यान से देखना, मैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हम लोग आ गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यदि हम देखें तो ये हम लोग को पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, समझ में आ गया। और एक मिनट, ये पैसिफिक ओशियन है, हम जानते हैं ये हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, भारत के नीचे इंडियन ओशियन है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अब आप लिखने की कोशिश मत ही करना तो ही अच्छा होगा आपके लिए। यदि हम देखें तो दरअसल ला नीना और अल नीना का जो भारत पर इम्पैक्ट है, वो भारत पर इम्पैक्ट ना पड़ के वो भारत के मानसून पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और मानसून क्या है, मानसून एक प्रकार से आप देखोगे तो ये मानसून कुछ नहीं, यदि हम बात करें मानसून की, भारत का जो मानसून है, मानसून की बात करें तो एक प्रकार से मानसून एक प्रकार से विंड का प्रकार है, विंड टाइप है ना। कौन सी विंड, ये साउथ है ना, साउथ ईस्ट विंड है ना, साउथ ईस्ट विंड, ये साउथ ईस्ट विंड है भारत, जो कि कुछ ही महीनों में जो है भारत के वेस्टर्न कोस्ट में एक्टिव होती है, ये हमें ध्यान रखना है बस। यानी कि ये भारत का आपको दिख रहा है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। और हम देखेंगे साउथ वेस्ट विंड, यानी कि साउथ वेस्ट विंड इस प्रकार से ये जब एक्टिव हो जाती हैं तब ये पूरा जो है ह्यूमिडिटी लेकर के भारत में मानसून करती है, यानी कि बारिश करती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये एक प्रकार से विंड का प्रकार है ना, मानसून विंड एक प्रकार से विंड का प्रकार है, साउथ ईस्ट विंड का प्रकार है, ठीक है। भारत में यदि मानसून हमें लाना है, ठीक है, देखिए भारत में मानसून कैसे आता है, क्यों आता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। उसके लिए कई थ्योरीज हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि यदि हम बात करें तो एडमंड हेले इसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है, फॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, कोटेश्वरम थ्योरी, हीन्स थ्योरी, है ना। ये सब थ्योरी को समझ के हम लोग बता सकते हैं कि भारत में आखिर मानसून कैसे आता है ना, किस प्रकार से डेवलप होता है। अभी हमें क्या समझना है, अभी बस हमें इतना समझना है, क्योंकि ला नीना और अल नीना का जो इम्पैक्ट है भारत के मानसून विंड पर पड़ता है, ठीक है, मानसून पर पड़ता है। यदि हमें भारत में इतना समझना है, इतना याद रखना है, यदि भारत में मानसून लाना है ना, तो पता होना चाहिए हमारे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलपमेंट होना चाहिए, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हमें चाहिए। और इंडिया में क्योंकि मानसून मई जून के समय के बाद आता है, तो मई जून में गर्मी होती है, तो गर्मी यानी कि भारत में गर्मी है, यानी कि गर्म हवाएं हैं, यानी कि लो प्रेशर है। भारत में यदि लो प्रेशर बना है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बना है, तो आप समझ सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट विंड है वो हमारी एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर विंड चलेंगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो ये विंड एक्टिव हो जाएंगी और विंड अपने साथ है ना इंडियन ओशियन का पानी ले करके बहुत अच्छी तरीके से, इसमें ह्यूमिडिटी की कोई कमी नहीं है, नमी की कोई कमी नहीं है, आराम से मानसून कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे तो, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इंडियन ओशन में भारत के नीचे यानी कि साउथ में हमें हाई प्रेशर चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि हम देखिए, अगर हम ला नीना और अल नीनो को समझने की कोशिश करें,
तो हमें 3 कंडीशनों को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं, अभी हम लानीना अल्नीना ये टॉपिक पे आई नहीं है। तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट 1 अभी समझा, कॉन्सेप्ट 2 हम लोग ने विंड पैटर्न को समझा, ग्लोबली विंड पैटर्न। उसके बाद में हमें अल्टरनेटिव वे में लो प्रेशर और हाई प्रेशर करना आ गया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये भी आपको बनाना है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या है, अपवेलिंग करना, ठीक है। ओके, देखिए यदि मैं मान लेता हूँ, हम लोग बनाते हैं एक इस प्रकार से, मान लेते हैं ये एक कॉन्टिनेंट है ना, ये एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट 1, मैं इसका नाम देता हूँ कॉन्टिनेंट 1, ठीक है। और आप देखोगे तो ये अपना कॉन्टिनेंट 2, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे एक ट्री लगा दिया, पेड़ लगा दिया, जिससे आपको पता चले। और बीच में हम देख पा रहे हैं, इसके जो बीच में मैंने बनाया हुआ है, बीच में हम देख सकते हैं ये हमारा पूरा ओशियन, ठीक है, ओशियन, समुद्र है, ऐसे मान के चलते हैं। अब देखना, यदि ये ईस्ट और ये वेस्ट, यदि विंड का मूवमेंट, ईस्टर्ली विंड यदि यहाँ पे चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर है, यानी कि विंड का मूवमेंट यदि इस प्रकार से है, ईस्ट से वेस्ट की ओर है, तो इस हवा के संपर्क में समुद्र के सतह का पानी भी तो आ जाएगा, है ना। यानी कि समुद्र का पानी, समुद्र के सतह का पानी भी तो ईस्ट डायरेक्शन में बहने लगेगा, जिसको हम लोग एक प्रकार से ओशियन करंट बोल सकते हैं, है ना। ओके, समझ में आ गया। तो इक्वेटोरियल जो ओशियन करंट है, आप देखोगे तो ये भी जो है हमारा ईस्ट से वेस्ट जो है ऊपर की सतह इस प्रकार से मूवमेंट उसका होने लगेगा। तो ऊपर का जितना भी गर्म पानी है, वार्म वाटर है, वो हमारे कॉन्टिनेंट के एक तरफ सारा गर्म पानी जो है एकत्रित होने लगता है ना, सारा। यदि हम देखें तो इसका, है ना, ये सारा गर्म पानी हमारा इस कॉन्टिनेंट के यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, एक तरफ। किसके कारण, विंड के मूवमेंट के कारण, जिस प्रकार से विंड चल रही है इस प्रकार से। और यदि हम देखें तो सारा गर्म पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा इस कॉन्टिनेंट के एक तरफ। और यदि हम देखें तो कॉन्टिनेंट नंबर 2 के अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंट 2 के इस ओर आप देखोगे सारा गर्म पानी वो अपने साथ ले गया उधर कॉन्टिनेंट 1 की तरफ, विंड सिस्टम पूरा ले जाता है। और इसके बाद जब नीचे से, कॉन्टिनेंट के नीचे से आप इस कॉन्टिनेंट नंबर 2 के नीचे से आप इस कॉन्टिनेंट पे आप देखोगे तो नीचे से जो ठंडा पानी होता है, क्योंकि सतह का ऊपर का गर्म पानी है वो मूवमेंट हो रहा है, वो सारा एक तरफ जा रहा है। लेकिन जब सतह का पूरा पानी एक तरफ चला जाएगा तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा ना, इसको हम लोग अपवेलिंग बोल रहे हैं। नीचे से जो कोल्ड जो वाटर है वो सारा हमारा ऊपर एकत्रित हो जाता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट के इस तरफ हमारा क्या हो गया, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सारा गर्म पानी, ये हमारी ये जो लाइन है, ये जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है पानी के अंदर, ये थर्मोक्लाइन कहलाती है। अभी हम लोग को इसको नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है। देखिए जब अपवेलिंग होती है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लिख लेंगे अपवेलिंग, अपवेलिंग। आप देखोगे जब अपवेलिंग होती है ना, अपवेलिंग होती है तो अपवेलिंग की क्रिया में जो समुद्र के नीचे के ठंडे पानी में जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं, जहाँ पे फिशेस हमारी रहती हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स को खा के फिशेस हमारी रहती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे अपवेल हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, है ना, इस कॉन्टिनेंट के मतलब ऊपर आ जाते हैं। तो जिसके साथ फिशेस भी हमारी जो है ऊपर आने लगती हैं। तो आप देखो जो ठंडे पानी में आप देखोगे इस तरफ ठंडा पानी है, तो हमारी यहाँ फिशिंग एक्टिविटी है ना, यानी कि मछली पकड़ने वाली जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है, आप देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना था, अपवेलिंग, ठीक है, एक प्रकार से। आई होप हम लोग ने ये सब कॉन्सेप्ट लिख लिए और बना लिए, ठीक है।
अब देखिए, यदि हमें ला नीना और अल नीनो को समझना है, तीन कंडीशन हम लोग को समझनी होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन इन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, मैंने बताया था ला नीनो और अल नीनो का जो फिनोमेना है वो पैसिफिक ओशियन की घटना है। पैसिफिक ओशियन में ये घटना घटित होती है जिसका प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन समझते हैं कि पैसिफिक ओशियन में नॉर्मल कंडीशन क्या रहती है। उसके बाद हम लोग ला नीना, जिस साल हमारा ला नीना का इम्पैक्ट रहेगा उस ला नीना की कंडीशन को भी समझ लेंगे पैसिफिक ओशियन में, और उसके बाद हम लोग अल नीनो की कंडीशन को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाते चलेंगे। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है भाई? नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि यदि मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका बनाऊँ, ये मान लीजिए ये साउथ, आपको भी बनाते रहना, साउथ अमेरिका, यदि ये साउथ अमेरिका है और ये मैंने यहाँ बना दिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको बनाना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका हम जानते हैं भाई, यहाँ पे हमें पता है ये वेनेजुएला है, ये सारी कंट्री हमें पता होनी चाहिए। वेनेजुएला है, कोलंबिया है ना, ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील, ये सब साउथ अमेरिका है। यानी कि ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वो वाला कॉन्टिनेंट हम लोग को देखना है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगर हम जाएंगे ईस्ट में तो हमें पता है ये इंडियन ओशियन है ना, ये इंडियन ओशियन है। और अगर मैं इसको हटा दूँ, इन चीज़ों को हम लोग हटा देंगे, और ये हमारा क्या है, अगर हम देखें तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया, इंडियन ओशियन हम जानते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई साउथ अमेरिका, हाँ, यहाँ का जो सिस्टम होता है हमें पता है, विंड सिस्टम अगर हम देखें तो ईस्टर्ली विंड सिस्टम, हम लिख लेंगे ईस्टर्ली, ईस्टर्ली विंड सिस्टम। पूर्वा पवने, जिसको हम लोग व्यापारिक पवने भी बोल रहे हैं, व्यापारिक पवने भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये पैसिफिक ओशियन, ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो आप देखोगे व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, यानी कि ईस्टर्ली विंड के प्रभाव से, है ना, पैसिफिक ओशियन के सतह को जो पानी है, वार्म वाटर है, आप देखोगे ऊपर का जो वार्म वाटर है वो ईस्टर्ली विंड के प्रभाव में आकर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सारा इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? ये नॉर्मल कंडीशन है। आप देखोगे तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हो, सारा वार्म वाटर हमारा यहाँ एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब यहाँ हम देखेंगे साउथ अमेरिका में क्या हाल हो जाएंगे, यहाँ पे अपवेलिंग हो जाएगी, ठंडा पानी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ठंडा पानी नीचे से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ठंडा पानी का क्षेत्र है, यानी कि ये कोल्ड एयर है ना। और आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ये वार्म एयर का क्षेत्र है। वार्म एयर का क्षेत्र मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और गर्म होके यहाँ पे जब ऊपर उठेंगी तो आप, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर डेवलपमेंट हो जाएगा, और जब यहाँ लो प्रेशर है तो अल्टरनेटिव जहाँ एयर बैठेगी सिंक होके वहाँ हमारा हाई प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने अल्टरनेटिव, हम पता होना चाहिए, एक तरफ लो प्रेशर है तो दूसरे इंडियन ओशन में ये हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हमें पता है मानसून लाने के लिए इंडियन ओशन में हाई प्रेशर चाहिए, जो कि अब डेवलप हो चुका है। तो हाई प्रेशर से इस प्रकार से विंड जो है एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत में लो प्रेशर है। ठीक है, मई जून का समय है तो भारत में लो प्रेशर है, इस प्रकार से मानसून विंड एक्टिव हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। आप देखोगे तो जब इस ऑस्ट्रेलिया से गर्म हवाएं ऊपर उठी तो आप देखो गर्म हवाएं ऊपर उठी तो ये बादल वगैरह भी बनेंगे, और लो प्रेशर में आप देखोगे तो बारिश वगैरह भी जो भी होनी होगी तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। दूसरी तरफ जब हवा सिंक होके बैठेगी साउथ अमेरिका वाले हिस्से में तो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से आप हाई टू लो प्रेशर, इस प्रकार से हवा जो है ईस्टर्ली, हमने बताया था ईस्टर्ली हवा है, इस प्रकार से क्रिया चलती रहेगी। गर्म मतलब हवा ईस्टर्ली विंड चलती रहेगी और ईस्टर्ली विंड के प्रभाव में आकर जो पैसिफिक ओशन का वाटर है वो एक तरफ सब इकट्ठा होता रहेगा और वहाँ पे लो प्रेशर डेवलपमेंट होकर जो भी बारिश वगैरह होगी वो होती रहेगी। इस प्रकार से ये जो ये सेल है, ये हमारा एक सेल बन जाएगा पूरी तरीके से, जिसको हम लोग वॉकर सेल बोल रहे हैं, वॉकर सेल, जिसको हम लोग वॉकर सेल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वॉकर सेल डेवलप होगा और वॉकर सेल जब डेवलप होगा तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप होगा और इस प्रकार से मानसून भी चलेगा। ये हमारी एक प्रकार से देखा जाए तो ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अगर आपने ये सब बना लिया अपने कॉपी पे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बार अब इसको और अच्छी तरीके से डायग्राम में समझ लेते हैं हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखेंगे ये हमारा इंडिया है, या ये हमारा इंडियन ओशियन, और आप देखो ट्रेड विंड, यानी कि ट्रेड विंड का मतलब व्यापारिक पवने, मैंने आपको बताया है ना, व्यापारिक पवने, ईस्टर्ली विंड। अब विंड का डायरेक्शन आप देखो इस तरफ है, तो सारा जो पैसिफिक ओशियन, ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन, सारा पैसिफिक ओशियन का जो सतह का जो वार्म वाटर है वो सब ऑस्ट्रेलिया की तरफ सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो सारा गर्म पानी सतह का ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है, यानी कि जो ये क्षेत्र है वो गर्म हवा का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार से वार्म एयर का जो स्वभाव होता है ऊपर उठना, और ये हवा जब ये ऊपर उठेगी ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरी तरफ जहाँ इंडियन ओशन में सिंक होकर नीचे बैठेगी हवा, जब ऊपर उठ के जब वापस नीचे गिरेगी, है ना, तो इंडियन ओशन की तरफ यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मानसून विंड को एक्टिव कराने के लिए हमारा इंडियन ओशन में हाई प्रेशर चाहिए, तो हाई टू लो इस प्रकार से ये आ जाएगा, मानसून विंड एक्टिव हो जाएगी तो ये मानसून की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन हम लोग ने देखा। इस प्रकार से ये हवा एक ही तरफ नहीं गिरेगी, दूसरी तरफ भी जहाँ गिरेगी वहाँ हमारा हाई प्रेशर डेवलप होगा। और वैसे भी यहाँ की एयर क्या है, ठंडी है। ठंडी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग हुई है, अपवेलिंग हुई। अपवेलिंग क्यों हुई, अपवेलिंग क्या होता है भाई, जब नीचे से समुद्र की सतह से नहीं, समुद्र के नीचे से डीप वाटर, ठंडा है ना पानी, जब ये नीचे से निकल के, है ना, कोस्टल एरिया में ये सब जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठंडा पानी ये नीचे से आया है अपवेलिंग में, इसलिए कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है। आप देखोगे यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी भी जो होनी है वो होगी, क्योंकि अपवेलिंग के साथ साथ समुद्र के अंदर न्यूट्रिशंस है ना, न्यूट्रिएंट्स भी जो है ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण जो भी फिशेस वगैरह हैं वो हमारी ऊपर आ जाती हैं और यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कहाँ, साउथ अमेरिका वाले हिस्से में। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अब मान के चलो यदि किसी वजह से क्या, ये जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का मतलब है बहुत तेज़ी से यदि आ गई तो ये तो अपने साथ बहुत ज़्यादा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पर ये सारा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ट्रेड विंड इंक्रीज, देख रहे हैं, ट्रेड विंड हो गई इंक्रीज, ठीक है। और ट्रेड विंड इंक्रीज होने के साथ बहुत प्रबल हो गई है, बहुत तेज़ी से अब ये चलने लगी है, ठीक है। देखो इसका दो ही कारण है, ऐसा क्यों होता है तो हमें पता होना चाहिए। हमारी धरती पर हमारा जो लैंड मास है वो एक जैसा नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास हमारी धरती पर पाया जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास का मतलब ये होता है कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं जो है रेगिस्तान है ना, कहीं पूरा घने जंगल है। तो इस प्रकार से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा नहीं, हमारी पूरी पृथ्वी एक जैसी नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस आ जाता है ना। इस प्रकार से जो विंड सिस्टम होता है कभी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है किसी वजह से, यानी कि इसी कारण यदि जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, फास्ट हो गई, तो बहुत तेज़ी के साथ ये वाटर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा गर्म पानी जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में सारा जमा हो जाएगा।
और जितनी तेज़ी से जमा होगा उतनी तेज़ी से अपवेलिंग होके बहुत ज़्यादा अपवेल, है ना। उसी प्रकार से आप देखो ये कोल्ड वाटर भी बहुत ज़्यादा नीचे से आ चुका है साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में जमा हो गया, ठीक है। और जब ये हो गया बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे जो लो प्रेशर डेवलप होगा बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लो प्रेशर डेवलप होगा। और जितनी तेज़ी से लो प्रेशर डेवलप होगा उतनी तेज़ी से हवाएं भी होंगी और भाई बादल वगैरह बनेंगे तो आंधी तूफान आने के भी चांसेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया में फ्लड वाली स्थिति हो जाएगी। अच्छा एक तरफ आप समझो लो प्रेशर जब इतना स्ट्रांग जब डेवलप हुआ है तो जब ये इंडियन ओशियन में गिरेगा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रबल, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रबल हाई प्रेशर डेवलप होगा, बहुत तेज़ हाई प्रेशर डेवलप होगा। और जितनी तेज़ हाई प्रेशर डेवलप होगा उतनी तेज़ ये मानसून विंड भी एक्टिव कराएगा। भारत में जो मानसून विंड है वो भी बहुत तेज़ से एक्टिव हो जाएंगी, बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होंगी, जिस प्रकार से भारत में मानसून जो है वो हैवी मानसून आ सकता है, यानी कि फ्लड, बाढ़ की भी स्थिति आ सकती है। तो ये जो सिचुएशन मैंने अभी बताई यही ला नीना कंडीशन होती है। यदि हम देखें तो ला नीना के कारण, जब ला नीना का मतलब क्या है, जब ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, बस आपको इतना देखना है, ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तब ये कंडीशन बनती है। और ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के यदि हम हाल बताएं तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना, बाढ़ आने के चांसेस हो सकते हैं, जिसका प्रभाव यदि हम इंडियन ओशियन में यानी कि भारत की तरफ देखें तो भारत में मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ला नीना का, तो हम समझ सकते हैं फ्लड की स्थिति आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर भी बन रहा है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये ला नीना की कंडीशन है। आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा अब आप देखो साउथ अमेरिका के क्या हाल होंगे उस समय, साउथ अमेरिका के क्या हाल होंगे ला नीना की कंडीशन में, जिस समय ला नीना का प्रभाव है, यानी कि ट्रेड, ला नीना का मतलब ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर डेवलप होगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ सिंक हो रही है हवा, ठीक है, यहाँ से दूसरी तरफ उठ के यहाँ पे। अच्छा ये जो ला नीना में हम लोग ये भी कह सकते हैं जो ये वॉकर सेल बना, मैंने आपको वॉकर सेल अभी बताया था, वॉकर सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि आपको ये समझ में आ गया, बस अब आपको कुछ नहीं लिखना है, हम लोग ने नॉर्मल कंडीशन को लिख लिया था, ठीक है। हेडिंग डालेंगे ला नीना, जब ये ला नीना की कंडीशन बनेगी तो क्या होगा, बस आपको ये काम की चीज़ लिख लेनी है। तो देखिए अगर मैं यही लिखवाऊँ तो अच्छा होगा, इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। हेडिंग डाल ली थी हम लोग ने ला नीना, ला नीना ईयर, यदि हमारा ला नीना वाला साल है तो क्या होगा। तो हम जानते हैं जो हमारी ईस्टर्ली विंड है, जो हमारी ईस्टर्ली विंड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग, ला नीना की कंडीशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं जो हमारा ये वॉकर सेल बनता है, वॉकर सेल जो बनता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
लानीना का इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में यदि हम देखें तो क्या होगा? फ्लड ना, बाढ़ आने की संभावना होगी, आंधी तूफान भी आएगा। ठीक है, यदि हम इंडिया की स्थिति देखें, इंडिया की स्थिति देखें, इंडिया में मानसून का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंडिया में भी फ्लड वाली सिचुएशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि गर्म हवा के कारण जो लो प्रेशर डेवलप हुआ, गर्म हवा ऊपर उठेंगी बहुत तेज़ी से, और जब ये दूसरी तरफ ये जब बैठेगी इंडियन ओशन की तरफ हमारे भारत में बैठेगी, तो बहुत हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर डेवलप होगा इंडिया में, है ना। इंडिया में यदि हम देखें तो फ्लड आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ना, वाई? तो हम लिखेंगे क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर डेवलप इन इंडियन ओशियन। और यदि इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रकार से जो मानसून विंड आएगी वो भी बहुत प्रबल होगी, बहुत हाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी तेज़ होगी कि वो बाढ़ आने की भी संभावना होगी। तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में यही तो हेडिंग होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं ला नीना के कारण, है ना, इस साल ला नीना के कारण भारत में भारी मानसून आने की संभावना है, बहुत अत्यधिक बारिश आने की संभावना है। ला नीना का इम्पैक्ट है ना, समझ में आ गया? तो आई होप आपने ये लिख लिया। अच्छा, इस प्रकार से ला नीना के इम्पैक्ट साउथ अमेरिका पे क्या पड़ेगा? तो यदि हम साउथ अमेरिका पे देखें, साउथ अमेरिका में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर स्काई हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, लो प्रेशर जब भी होगा ना, लो प्रेशर में हमारे साइक्लोनिक कंडीशन डेवलपमेंट होता है, साइक्लोनिक कंडीशन का डेवलपमेंट होता है। साइक्लोनिक लिख लेंगे, साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी लो प्रेशर में। साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब आंधी तूफान आने की संभावना ज़्यादा है, आंधी तूफान, है ना। और जहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब होता है क्लियर स्काई, यानी कि कोई गतिविधि नहीं, कोई हवा नहीं चल रही है, एकदम साफ मौसम है, एकदम साफ वेदर है, इसको हम लोग एंटी साइक्लोनिक कह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो साउथ अमेरिका में क्या होगा? तो हम लिखेंगे साउथ अमेरिका में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, क्योंकि हाई प्रेशर हो रहा है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर में हम लोग ने देखा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। एंटी साइक्लोनिक लिखते रहेंगे, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। फिशिंग की बात करें तो ओवर फिशिंग हो जाएगी, ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फिशिंग होने से सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है ना, क्योंकि फिशिंग की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी तो इकोनॉमी का वो हो सकता है ना, तो इकोनॉमी टूट सकती है वहाँ। तो इस प्रकार से साउथ अमेरिका में ये हाल। अच्छा, एक बात और, बहुत ध्यान से सुनना, ला नीना के चलते हम जानते हैं भाई यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, तो जब यहाँ पे हम लोग ने दोनों तरफ देखा, तो साउथ अमेरिका के जो अटलांटिक ओशियन आएगा, यहाँ पे किस प्रकार का प्रेशर बनेगा? गलत डायरेक्शन में एरो बना दिया मैंने। आप देखो कि हाई प्रेशर से, आप देखो ये एयर जो है अगला जो है, हमें जानते हैं कि लो प्रेशर ही डेवलप होगा। अल्टरनेटिव वे में हम लोग ने प्रेशर को समझ लिया था, जब इधर हाई प्रेशर है तो उसके उस साइड में भी लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर यहाँ है तो इसके साइड में लो प्रेशर है ना। तो जहाँ लो प्रेशर है मतलब वहाँ क्या होगा? लो प्रेशर, वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन। तो आप देखो अटलांटिक ओशन में साइक्लोन वगैरह बनने की कंडीशन आ जाएगी, और अमेरिका के यूएसए वाले इस हिस्से में अटलांटिक ओशन में हम लोग साइक्लोन ना कह के इसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, तो हरिकेन भी बनेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं अटलांटिक ओशन में, हम अगला पॉइंट लिख लेंगे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में हरिकेन, हरिकेन बनेंगे, मतलब साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। ठीक है,
बहुत ज़्यादा वो बनेंगे हरिकेन्स। इस प्रकार से हम लोग ने समझ लिया ये ला नीना का इम्पैक्ट किस जगह पे कैसे पड़ेगा। तो एक प्रकार से पैसिफिक ओशियन की एक घटना है, पैसिफिक ओशियन की फिनोमेना है जिसका प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ रहा है। भारत के मानसून पर कैसा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लड आने के चांसेस ये बढ़ा रहा है ला नीना। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले हम लोग इसके पार्ट में हम लोग अल नीनो का इम्पैक्ट समझेंगे कि अल नीनो का क्या इम्पैक्ट होगा, और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो हम अगले लेक्चर में लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा।